शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। 5-6 दिन बाद आज मैं फिर मध्य प्रदेश के अरबपति विधायक संजय पाठक की कुछ खबरें लेकर आया हूं और पता नहीं क्यों मुझे अब ये लगने लगा है कि संजय पाठक जी चारों ओर से घिर गए हैं। ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में वे जेल चले जाएं। जी, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये जेल चले जाएं, क्योंकि जिस तरह के दस्तावेज, जिस तरह की जानकारियां, जिस तरह सरकारी एजेंसियां एक्टिव हुई हैं, उससे लग रहा है कि संजय पाठक जी एक बड़ी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। आज मैं खबर क्यों लाया हूं? क्योंकि मैंने 6 दिन पहले खबर दिखाई थी, काफ़ी जानकारियां आपको दी थी। आज खबर दिखाने का उद्देश्य एकमात्र यह है कि एक सज्जन हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कटनी के रहने वाले हैं। पिछले कई दिन से वे दिल्ली में सक्रिय रहे हैं। दिल्ली में तमाम सारी सरकारी एजेंसियों को जो दस्तावेज दिए गए हैं, वो सारे दस्तावेज अब मेरे हाथ में हैं और वाकई ये चौंकाने वाले हैं। अधिकारी जब इन कागज़ों को देखते हैं तो चौंक जाते हैं कि एक संपन्न, समझदार विधायक जो मंत्री रह चुके हैं, वो ऐसी गलतियां कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने अपने 4 कर्मचारियों के नाम, जो गरीब आदिवासी हैं, जो गरीबी के रेखा के नीचे रहते हैं, जो सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, उनके नाम से 1100 एकड़ ज़मीन ली है। उनके खाते देखिए आप, करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन उनके खातों में हुए हैं। एक कंपनी जो मतलब विधायक की कंपनी है, वो एक कंपनी से आदिवासी के खाते में पैसा डालते हैं। आदिवासी ज़मीन खरीदता है, खरीदने के बाद फिर इनकी दूसरी कंपनी को बेचता है और ये सारे आदिवासियों का पैसा पाठक जी की कंपनी फिर निकाल लेती है। आप इसको क्या कहेंगे? क्या ये धन शोधन नहीं है? क्या ये एक ईडी का विषय नहीं है? लेकिन ईडी को चाहिए एक एफआईआर। जैसे ही एक एफआईआर इस मुद्दे पे होगी, वैसे ही ईडी एंट्री मारेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईडी ऐसा लगता है बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। ईडी के पास पूरी फाइलें पहुंच चुकी हैं। मैं पूरी डिटेल में आपको आज बताने जा रहा हूं, लेकिन ईडी को चाहिए एक एफआईआर और अब उसी की रणनीति बनने लगी है। मुझे ये पता चला है कि कल एक सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम देवांशु मिश्रा उर्फ अंशु मिश्रा है, वे कल कटनी एसपी से मिले और 180 पेज का आवेदन उनको दिया गया है। 180 पेज और उसमें सारी डिटेल है। उसमें ऐसी ऐसी जानकारियां हैं कि शायद एसपी साहब भी आज अपना सिर खुजा रहे होंगे कि मैं क्या करूं, एफआईआर करूं या नहीं करूं। लेकिन अंशु मिश्रा भी अड़ गए हैं। आप एफआईआर करें या ना करें, हम एफआईआर करा के रहेंगे। एसपी नहीं करेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हमारे पास दस्तावेज ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से एफआईआर होना लगभग तय है। आज मैंने अंशु मिश्रा को अपने स्टूडियो में बुलाया है। मैं उनसे बात करूं उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि संजय पाठक जी के जो ये 4 कर्मचारी हैं, उनमें पहला है नथु कौल। मैं आपको स्क्रीन पे इसका फोटो दिखाता हूं। ये है नथु कौल। आप सोचिए, शकल देख के समझिए कि ये नथु कौल इतने धनाढ्य कैसे हैं। इनके पास 369.70 एकड़ ज़मीन है। और अब मैं दिखाता हूँ प्रहलाद कौल। ये भी है संजय पाठक के कर्मचारी और मैं ये कह सकता हूँ ये उनके बधुआ मजदूर हैं। ये उनके बगैर कहीं निकल नहीं सकते। प्रहलाद कौल के नाम है 199.40 एकड़ ज़मीन। अब मैं आपको दिखाता हूँ राकेश गौड़। ये भी ट्राइबल है, आदिवासी है। 132.88 एकड़ ज़मीन। इनकी शक्ल देखिए आप। ये अरबपति लोग कैसे, मतलब इनको अरबपति बताया जा रहा है, लेकिन ये तो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। इन्होंने कोई गरीबी रेखा का राशन लेता हुआ मिलता है, कोई बेचारा साइकिल से घूम रहा है, कोई झुग्गी में रह रहा है। और ये चौथे हैं रघुराज सिंह गौड़, आदिवासी। ये भी आदिवासी हैं। 432.65 एकड़ ज़मीन। अब अंदाज लगाइए। अब मैं आपको ले चलता हूं। मैं 3 दिन पहले कटनी गया था। यद्यपि मैं गया था अपने व्यक्तिगत कार्य से, धार्मिक यात्रा पे गया था, लेकिन मेरी जिज्ञासा थी कि ये प्रहलाद कौल का भवन कहाँ बना हुआ है, क्योंकि जिसके पास 150 एकड़ ज़मीन हो तो कोई ना कहीं बिल्डिंग में रहता होगा, कोई बड़ा भवन होगा उसका। तो मेरी बहुत जिज्ञासा थी देखने की। ये घर
आप देखिए ये नत्थू कौल का मकान है। नत्थू कौल की ये झुग्गी देखिए आप जरा स्क्रीन पे। जिस नत्थू कौल के बैंक अकाउंट में 8,51,00,000 रुपए आए हों या उसने जो सौदे किए हैं, उसका घर देखिए। ये गोविंदा गांव है, बरहटा जो पंचायत है, विजय राघवगढ़ तहसील। आप देखिए जरा इस छोटी सी झुग्गी में ये नत्थू कौल रहते हैं, जिनके नाम से विधायक जी अपना खेल खेलते हैं। अब आप इसको धन शोधन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये पूरी मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा केस है। कहीं कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है। सारे दस्तावेज अंशु ने लगा दिए हैं, अंशु मिश्रा ने, पूरे दस्तावेज। और अंशु मिश्रा ने कोई एसपी को दिया है ऐसा नहीं है। अंशु मिश्रा बहुत एक तरह कहना चाहिए उन्होंने बहुत समझदारी से ये शिकायतें एक एक करके सब जगह पहुंचाई हैं। वो दिल्ली ईडी को दिया है, भोपाल ईडी कार्यालय को दिए हैं, उन्होंने भोपाल ईओडब्ल्यू को दिए हैं, और उन्होंने सबसे बड़ी बात एक अलग आवेदन शायद किसी समझदार वकील से बनवाया है, और वो उन्होंने दिया है दिल्ली ST/SC आयोग को। आप सोचिए कि अनुसूचित जनजाति जिनके लिए बहुत बड़ा आयोग बना हुआ है, उस आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। बहुत जल्दी आप देखेंगे उसके नोटिस जारी होंगे कि आदिवासियों के नाम से ये क्या हो रहा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रहलाद कौल। ये प्रहलाद कौल का मकान देख लीजिए। ये प्रहलाद कौल पाठक जी के घर के पीछे शायद उन्हीं के किसी झुग्गी उग्गी में बना के रह रहे हैं, उनके कोई सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे हैं, और इनके नाम भी करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन है, करोड़ों रुपए के। अब मैं आपको बता दूं, नत्थू कौल और प्रहलाद कौल ये आपको हर महीने की 10 तारीख को अपना पेट भरने के लिए जो फ्री में राशन मिलता है ना प्रधानमंत्री योजना से, ये वो राशन की लाइन में खड़े नजर आते हैं। वो कागज में आपको दिखाता हूँ। समग्र आईडी इनकी मेरे पास है, जो मुझे अंशु मिश्रा से मिली है, जो उन्होंने सब जगह शिकायत के साथ की है। और मैं दूसरा ये भी दिखाता हूँ कि वो राशन जो इन्होंने वहाँ से लिया है ऑनलाइन, वो कागज़ भी अंशु मिश्रा ने प्राप्त किए हैं। कहाँ से किए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी मुझे उन्होंने दिए हैं। वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। क्या हो रहा है आप अंदाज तो लगाइए। इन गरीबों के नाम से करोड़ों रुपए के खेल विधायक जी खेल रहे हैं, और अपने आप को क्या बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा गरीबों का मसीहा हूं। अरे गरीबों के नाम पर आपने करोड़ों रुपए के खेल खेल लिए और गरीबों का मसीहा बन रहे हो आप। अब ईडी सक्रिय हो रही है आपके बारे में। मैं तीसरी बताता हूं, राकेश गौड़। ये बरमानी गांव के हैं, कटनी के पास, जो बड़वारा का है गांव, कुआं गांव बताया जा रहा है। 132 एकड़ जमीन इनके नाम है। और सोचिए इनकी समग्र आईडी मेरे पास है। इन्होंने भी ज़मीनें पाठक जी से पैसे लेके खरीदी हैं। इनके पास 132 एकड़ ज़मीन है, और इन्होंने पाठक जी की ही कंपनी को अभी कुछ दिन पहले कुछ 1 हेक्टेयर ज़मीन बेची है, 0.7960 हेक्टर, और 41 लाख रुपए इनके अकाउंट में आए। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि पाठक जी की कंपनी ही इन आदिवासियों के खाते में पैसा डालती है। पाठक जी ही अपनी कंपनियों का नाम ज़मीनें वापस लेते हैं। पाठक जी की ही कंपनियां इन आदिवासियों के खाते में बिक्रे का मतलब खरीदने के लिए भी वही पैसा देते हैं, बेचने के लिए बेचने के नाम पर भी देते हैं, और बाद में उनके खातों से पूरा पैसा फिर अपने खाते में ले लेते हैं। ये सभी ही ये इसीलिए तो ईडी बनी थी। जो धन शोधन जो कहते हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग, ये असली उदाहरण है मनी लॉन्ड्रिंग का, जो आदरणीय पाठक जी ने किया है। और अब मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आज जो दस्तावेज 180 पेज के जो दस्तावेज मेरे हाथ में हैं, उन आधार पर कह रहा हूँ संजय पाठक जी का बचना अब मुझे मुश्किल लग रहा है। अब तो अधिकारी मीटिंग करके ये कहने लगे हैं कि इनके बचाव का तरीका क्या होगा, कैसे बच पाएंगे, इनका जेल जाना लगभग तय है। ये इस तरह की बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, अधिकारी बोल रहे हैं। और एक जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कई कॉज के लिए काम किया है, कोरोना में काम किया है, उन्होंने हेल्थ के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, उस अंशु मिश्रा ने भी ब्राह्मण है और चुटिया में गांठ बांध ली है कि मैं पाठक जी को उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। तो आज मैंने उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाया। मैं सीधा जोड़ता हूं अंशु मिश्रा से, और पहले पूछूंगा तुम्हारी पाठक जी से दुश्मनी क्या है जो इतने सारे दस्तावेज लेके आप हर दफ्तर भटक रहे हो। अंशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बड़ी लंबी भूमिका बना दी। मैं समझना चाहता हूँ कि पाठक जी से आपकी क्या दुश्मनी है जो इतने सारे दस्तावेज रात दिन एक ही काम में लगे हुए हो। सर, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल सबकी खबर के माध्यम से आपको और आपकी समूची पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। आप लगातार मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करते आ रहे हैं, और सबकी खबर ने एक अलग पहचान मध्य प्रदेश में स्थापित करी है, पूरे देश में स्थापित करी है। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका प्रश्न सर
बहुत अच्छा प्रश्न है कि मेरी उनसे क्या बुराई है। मेरी उनसे कोई बुराई नहीं है। संजय पाठक जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के साथ साथ उनने करप्शन की एक डिज़ाइन बनाकर रखी है कटनी में। कटनी में उनकी वजह से नए उद्योग नहीं आ पाते। कटनी में उनकी वजह से बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हर व्यापार में उनने अपनी एक मोनोपोली बना कर रखी है। तो मेरी उनसे बुराई केवल ये है कि कटनी ज़िले में मैं अगर आज राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता हूं और आज अगर मैं सामाजिक कार्य करता हूं तो संजय पाठक जी ने लगातार अपने भ्रष्टाचार और घोटालों के माध्यम से कटनी को कलंकित करने का काम किया है। चाहे सहारा ज़मीन का घोटाला हो और चाहे आदिवासी वाला ये मामला हो, चाहे आप देख लीजिए कि कुछ समय पहले ट्विंस किचन वाली वो तो बिजनेसमैन है, बिजनेस करने के लिए वो कुछ भी करेंगे। सर बिजनेसमैन होने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप गरीब जनता को लूटेंगे और गरीब जनता को लगातार लूट कर अपने खजाने को भरेंगे। बिजनेसमैन होने का मतलब ये है कि आप बिजनेस करके अपने आप को मजबूत करेंगे। आप किसी को लूट कर आज मैं सीधा पूछता हूँ, आप पिछले कई दिनों से दिल्ली में थे, आपने दिल्ली में क्या किया, कहाँ कहाँ शिकायतें की हैं और आपको वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला है? बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस पूरे मामले को बताया हुआ है कि कैसे 4 आदिवासी कर्मचारी जो उनके कर्मचारी हैं उनके नाम पर कैसे हजारों एकड़ ज़मीन को संजय पाठक जी ने खुर्द-बुर्द किया है और उनके नाम पर ज़मीनें का खरीद फरोख्त कर कर अब डंडोरी में बॉक्साइट खनन की तैयारी कर ली है और कई जगह उन्होंने ज़मीन खरीद कर आलीशान होटलें बना ली हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 4 आदिवासी साथी हैं, नत्थू कोल, प्रहलाद कोल, राकेश सिंह गौड़ और रघुराज गौड़, इनके नाम पर लगभग 1135 एकड़ ज़मीन संजय पाठक जी ने पिछले 20-25 सालों में खरीदी है। और इन ज़मीनों को खरीदने की मैंने PMLA एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ED में, EOW में, कटनी SP जो ST/SC वर्ग को संरक्षित करने के लिए देश में आयोग बनाया गया है, उस आयोग में मिलकर एक विधिवत शिकायत दर्ज कराई है और पूरे दस्तावेजों के साथ दर्ज कराई है मैंने ये शिकायत कि इस शिकायत के माध्यम से संजय पाठक जी पर शिकंजा कसा जाए। क्योंकि जिस प्रकार इनकी ये मोनोपोली चल रही है और जिस प्रकार इन्होंने एक नेक्सस बना के रखा है पूरा भ्रष्टाचार का, उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और हमारे कटनी का जो हम लगातार ये कटनी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, कटनी को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी जन्मभूमि है कटनी, कर्मभूमि है कटनी। आप तो जानते हो सरकार बीजेपी की है, तो कार्रवाई कौन करेगा उनके खिलाफ? सर सरकार भारतीय जनता आपको लगता है कि SP साहब FIR कर लेंगे? अगर माननीय SP महोदय FIR नहीं करते तो मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं इसके पहले भी कई मामलों में जब कोर्ट गया हूं तो माननीय न्यायालय से अच्छी राहत मिली है। जनता के हित में मैं कोर्ट गया हूं और इस बार भी जनता के हित में मेरा पूरा विश्वास है कि मैं कोर्ट जाऊंगा अगर माननीय SP साहब उस पर FIR दर्ज नहीं करते। हालांकि SP साहब ने मुझसे बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि मैं सुसंगत धाराओं के तहत इसकी पूरी जांच कर इस मामले में जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी वो करूंगा, ऐसा मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है। अब अंशु भाई, मैं आपसे ये भी समझ रहा हूँ कि ये आपने मुझे ये दिए हैं इनके घर, तो क्या आप इन लोगों के मकान सब देख के आए हो खुद जाके? जिस तरह की आपने मुझे जानकारी दी है, बिल्कुल। हम नत्थू कौल, प्रहलाद कौल, राकेश, रघुराज, ये सब गरीब लोग हैं और आपका ये कहना है कि गरीबी की रेखा के नीचे के लोग राशन भी ले रहे हैं? बिल्कुल। इनमें से जो 3 आदिवासी साथी हैं, 3 गरीबी रेखा के नीचे हैं और एक 2022 में गरीबी रेखा के ऊपर आ चुका है। ये चारों ने गरीबी रेखा की पात्रता पर्ची इनके पास है। गरीबी रेखा के जितने भी तो फिर इनके खाते में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और दूसरी ओर गरीबी रेखा का कार्ड भी बना हुआ है, ये कैसे हो रहा है? ये तो इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम हो जाएगा वहां कलेक्टर जाएंगे तो। इसकी विधिवत जानकारी तो आपको संजय पाठक जी दे पाएंगे और आने वाले समय में जांच एजेंसी दे पाएंगे। हमने तो ये देखिए, कटनी कलेक्टर को यदि अभी आवेदन देंगे कि एक और इनके खाते में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, दूसरी ओर ये गरीबी रेखा का राशन ले रहे हैं, क्या आपने कलेक्टर साहब को अवगत कराया इस बारे में? बिल्कुल, मैं आने वाले समय में कटनी जाकर कलेक्टर साहब को भी इस मामले में अवगत कराऊंगा। मैंने SP महोदय को भी अवगत कराया है और इनके ऊपर FIR दर्ज करने की मांग की है और मेरा ऐसा विश्वास है, मैं आपको यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं आने वाले समय में इस मामले में माननीय संजय पाठक जी के ऊपर निश्चित ही FIR दर्ज करवाऊंगा। चलिए, अब मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ आपसे कि ये जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये किस तरह की कार्रवाई करेगा? क्योंकि इसमें आपने बताया कि ये 4 आदिवासियों को लेकर आपने बात की है, या बेगा चक जो डिंडोरी में इन्होंने बॉक्साइट के लिए बेगांव को उजाड़ने के लिए जो नोटिस जारी करवाए हैं या वहां जाके जो खनन शुरू करने वाले हैं, उस मुद्दे को उठाया है या केवल ये 4 लोगों का मुद्दा उठाया? क्या बोला है आपने आदिवासी आयोग को? मेरी आदिवासी आयोग में जो शिकायत हुई है
उस शिकायत में बड़ा स्पष्ट है कि इन्होंने जिस तरीके से डंडोरी से 200-250 किलोमीटर दूर रहने वाले आदिवासी समाज के लोगों का दुरुपयोग करके, केवल उनकी जाति का दुरुपयोग करके वहाँ पर बॉक्साइट है, बॉक्साइट खनन के लिए उनके नाम पर ज़मीन खरीदी गई है। और जो ग्राम सभा है, इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें पेशा एक्ट का भी उल्लंघन हुआ है। ग्राम सभा से बिना परमिशन लिए बॉक्साइट की खदानों को स्वीकृत करा लिया गया है। इसका भी मैंने शिकायत में उल्लेख किया है, जहाँ जहाँ मैंने शिकायत करी है वहाँ मैंने इसका भी उल्लेख किया है। तो आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब बिल्ली चोरी करके दूध पीती है, तो बिल्ली जब चोरी करके दूध पीती है तो आंखें अपनी बंद कर लेती है और उसको लगता है कि कोई उसको देख नहीं रहा, परंतु ऐसा सच नहीं होता, उसको सब देख रहे होते हैं। तो इनने जब ये चोरी करी, इसको मैं चोरी कहूँगा सीधे सीधे, इन्होंने जब ये भ्रष्टाचार की पूरी कल्पना रची, तब इन्हों को पता नहीं था कि हम इतना करने आएंगे। ये अपने दंभ में इतने चूर हो गए कि इन्हें पता नहीं था कि आने वाले समय में कुछ ऐसे भी लोग निकल कर आएंगे जो इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि उस चोरी करने वाली बिल्ली को जमाना देख रहा रहता है और ऐसे लोगों को हम लोग देख रहे हैं। हमारा विपक्ष में होने के नाते फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहें, परिणाम चाहे जो भी हो। लेकिन अंशु, मैं एक बात और जानना चाहता हूं। मैंने अपने चैनल के जरिए पिछले 2-2.5 महीने में कई मुद्दे उठाए। मैंने ये भी उठाया कि कटनी सुधार न्यास की जमीनें कैसे खरीदी गई। मैंने ये मुद्दा भी उठाया है कि उनकी माताजी महापौर के लिए अयोग्य घोषित हुई। मैंने कई मुद्दे उठाए, लेकिन आपने केवल आदिवासियों का ही मुद्दा पकड़ा है। संजय जी को लेकर तो बहुत सारे और भी मुद्दे कटनी को लेकर हैं। आप क्या यही मुद्दे पर लड़ेंगे या और भी कोई मुद्दे हैं आपके पास? सर, प्रथम तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सहारा जमीन उनकी जो एक्सेस माइनिंग जो हो रही है उसे लेके आपके ही एक मित्र हैं मनु दीक्षित, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया हुआ है और उस पर शायद जांच भी शुरू हुई है। मनु दीक्षित जी मेरे मित्र नहीं, मनु दीक्षित जी मेरे अग्रज हैं और मेरे बहुत सम्माननीय हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सहारा ज़मीन घोटाले की जैसे ही खबर मुझे लगी, मैंने तमाम सहारा निवेशकों के साथ और अपने साथियों के साथ कटनी में एक बड़ा आंदोलन किया, जन आंदोलन किया, जिस जन आंदोलन से एक जागृति फैल पाई और लोगों को पता चल पाया कि संजय पाठक जी ने सहारा की ज़मीनों को इतना कम कीमतों में खरीद लिया और इतने बड़े घोटाले को जन्म दिया। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सहारा निवेशकों से व्यक्तिगत मिला और आज दिनांक तक मेरे पास 8000 निवेशकों की बाकायदा सूची मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिन सहारा निवेशकों को चूना लगाकर संजय पाठक जी ने हजारों करोड़ की ज़मीन खरीदी। तत्पश्चात आदरणीय मेरे बड़े भाई मनु दीक्षित जी ने इसकी शिकायतें करी भोपाल में, और परिणाम ये है कि मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इनके ऊपर सहारा ज़मीन घोटाले मामले में भी FIR दर्ज होगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कटनी में अब क्या माहौल है? क्योंकि अभी तक कटनी में संजय पाठक जी की जो एक छवि थी वो एक मसीहा के रूप में थी, गरीबों की सेवा करने के वाले के रूप में थी, और ये कहा जाता था कि कटनी का यदि कोई बेताज बादशाह है तो संजय पाठक जी हैं। तो क्या वाकई आप मानते हो कि बेताज बादशाह आज भी है, वे गरीबों के मसीहा हैं वे? जहाँ तक सर बेताज बादशाह की बात है, तो अब ये देश एक लोकतांत्रिक देश है। बेताज बादशाह जैसी तो कोई बात हमारे बीच में कभी रही नहीं और ना हम लोगों ने कैसा कभी उनको ऐसा माना। एक जनता के सेवक हैं, जनता ने आपको चुनकर भेजा, कांग्रेस पार्टी की पृष्ठभूमि में आप थे, कांग्रेस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, आपने पार्टी के साथ धोखा किया, आपने अपनी खदानें और अपने व्यापार बचाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। ना ये से लोग ये व्यापारी हैं सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, ना ये भाजपा के हैं ना ये कांग्रेस के हैं, ये कांग्रेस के भी नहीं रहे, सब कुछ इनको कांग्रेस ने दिया। पर इनने कांग्रेस के साथ अंत में क्या किया ये आपने देखा। इनने अपने पूरे संगे साथियों जिनने इन्हें बढ़ाने का काम किया, जो इनके साथ दिल से जुड़े थे, जो उनके साथ व्यापार से लेकर राजनीति में जुड़े थे, इन्होंने उनके साथ क्या किया अभी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा अब ये कहना है सर कि ये लगातार भ्रष्टाचार का मटका जो घड़ा है वो भरने जा रहा है, और ऐसा मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ये घड़ा भरेगा और संजय पाठक जी जेल जाएंगे। जो डिडोरी के मामले में बार बार खबरें आ रही हैं कि यदि वहां पर बॉक्साइट की खनन होता है तो वहाँ जो बेगा चक है, जो एक विलुप्त होती हुई जनजाति है, वो पूरी तरह भूमिहीन हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां पूरी बेरोजगार हो जाएंगी उनकी। उसमें कलेक्टर ने शायद वहाँ जांच भी शुरू की है, क्या जानकारी है आपके पास? मैं अभी कुछ समय पूर्व डंडोरी गया भी था और डंडोरी की जो चौपालें लगी थी माननीय दिग्विजय सिंह जी के साथ, उसमें मैं शामिल भी हुआ था, और वहाँ के आदिवासियों का ये कहना था कि हम तो भूमिहीन हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से फॉर्जरी करके, किस तरीके से दलालों के माध्यम से उनकी ज़मीनों को औने पौने दाम में खरीद लिया गया संजय पाठक जी के द्वारा।
तो वहाँ पर एक जन आंदोलन रूप ले चुका है। और आदिवासियों का कहना है कि जब ये हमारी ज़मीन है, जब यहाँ पर बॉक्साइट जैसा एक मिनरल है, एक बेशकीमती मिनरल है, तो उस पर हमारा अधिकार है और हम उस पर मेहनत करेंगे और हम अपना जीवन यापन करेंगे, ना कि बाहरी लोगों को आकर यहाँ पर हम एक खनन की अनुमति देंगे और ये सब करेंगे। अंशु, एक और छोटा सा सवाल है, अचानक मेरे को जानकारी में आया, जानकारी में 2 दिन से है, लेकिन मैं पूछ ही लेता हूँ। ये संजय पाठक जी के कोई भाई है, आशीष पाठक, उन्होंने सोशल मीडिया पे 2 लाइनें लिखी है और इसकी स्क्रीन मैंने लेके रखा है, समय आने पर इसका उपयोग होगा। उन्होंने लिखा कि कुछ लोग गलत फहमी में हैं कि इधर से कोई जवाब नहीं आएगा, तैयारी थोड़ी बड़ी है, सब्र रखो, पल पल का हिसाब लिया जाएगा। तो ये क्या मैसेज है और ये क्यों दिया जा रहा है? क्या वहाँ संजय पाठक जी के यहाँ जो भी उनका विरोध कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ एक कोई बड़ी साजिश की जा रही है, बड़ी तैयारी की जा रही है? संजय पाठक जी अपने विरोधियों से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या तैयारी, क्योंकि इसने इशारे में एक बड़ी धमकी देने की कोशिश की है उन तमाम लोगों को जो संजय पाठक जी का विरोध कर रहे हैं, उसमें चाहे आप हों, हम हों, मनु दीक्षित हों या अन्य कोई और हो। देखिए, अब आदरणीय आशीष पाठक जी ने क्या लिखा है न मैंने देखा, और आपके माध्यम से मुझे पता चला कि उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है, तो अब ये वही जान पाएंगे, वही इसका जवाब दे पाएंगे। उनकी तैयारी क्या है ये मैं नहीं जानता, पर मेरी तैयारी ये जरूर है कि मैं इस पूरे भ्रष्टाचार को उजागर कर चुका हूं और आने वाले समय में इसमें FIR करवा के संजय पाठक जी की ने जो ये खुर्द-बुर्द करके ज़मीनें खरीदी हैं, ये वापस उन्हीं आदिवासियों के पास वापस जाएं। इन ज़मीनों पर जो उन्होंने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, उस पर उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई हो और उनको जेल जाना चाहिए इस पूरे प्रकरण में। जनता ने उन पर विश्वास करके, उनके ऊपर जो विश्वास किया पब्लिक ने, उस पब्लिक के साथ उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है। और मैं आपको अंत में केवल एक बात बताना चाहूँगा कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, और कोई कितनी भी बुलंदी पर चला जाए, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अंशु मिश्रा जी, जिन्होंने आज संकल्प लिया है कि मैं संजय पाठक जी चाहे कुछ कर लें, उनके जो भी भ्रष्टाचार है और जो आदिवासियों के खिलाफ उनकी जो मुहिम है, उस पर वो लगातार संघर्ष करते रहेंगे। आदिवासियों की ज़मीनें आदिवासियों को वापस दिला के रहेंगे और संजय पाठक जी को उनका जो परिणाम जो कह रहे हैं वो कि भ्रष्टाचार की उनको सज़ा दिला के रहेंगे, वो तो कह रहे हैं कि उन्हें जेल भेज कर रहेंगे। हम देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन जो दस्तावेज हैं वो निश्चित तौर पे डरावने वाले हैं। मेरे पास में काफ़ी दस्तावेज आ चुके हैं एक एक करके। अभी जब 3 दिन पहले मैं गया था तो वो संतोष शुक्ला साहब भी मुझसे मिलने आए थे, जिन्होंने सुधार न्यास की ज़मीनों को लेकर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। संजय पाठक जी, आप बड़ी मुसीबत में हैं, मुझे तो दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि हम लोग आपका विरोध कर रहे हैं, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको आईना दिखा रहे हैं। और यदि आप आईने में खुद की शक्ल नहीं देख पा रहे तो हमारा दोष नहीं है। हम खबर इसलिए भी दिखाते हैं कि अब मीडिया की क्या हालत है आप और अब सब समझते हैं। और मैंने बार बार कहा है, आज फिर कह रहा हूँ, पाठक जी आप एक बार आइए और सबकी खबर को या मुझे बुला लीजिए, एक बार हमारे सवालों का जवाब दीजिए। पिछले दिनों आपका एक समर्थक का फ़ोन आया, मैं तो नाम भी लेना नहीं चाहता, उन्होंने कहा कि मैं पाठक जी का पक्ष आपके चैनल पर रखना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरे पास दस्तावेज है, जवाब लेके आ जाओ। आज तक द्वारा फ़ोन नहीं आया है। अब आपके पाठक भी, आपके समर्थक भी पीछे हट गए, आप तो हट ही गए हो। आखिर ऐसी आपकी क्या मजबूरी है जो इन सवालों के जवाबों से आप बच रहे हैं? खैर, आप आएँ ना आएँ, हमारी खबरों का ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं चाहता हूं कि जितने लोग इस खबर को देख रहे हैं, जिन्हें यदि ये खबर पसंद आती है, इसे शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और ख़ासकर वो आदिवासी जो बेचारे गरीब हैं, वो इस जन जागरण के लिए यदि मेरी खबर आपके लिए उपयोगी होती है तो आपस में बैठिए, बात करिए। निश्चित तौर पे यदि पाठक जी ने गलत किया है तो उससे सुधारने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी, सबकी है। गरीब आदिवासी बेरोजगार ना रहें, भूमिहीन ना रहें, वो उजाड़े ना जाएं, अपने जो पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं, जो डिंडोरी के गाँव में रह रहे हैं, उनको ना उजाड़ा जाए, ये मेरी भी भावना है। बेशक संजय पाठक जी ने जो पैसा खर्च किया है, प्रशासन बैठ के तय करे, संजय पाठक जी को पैसा चाहिए पैसा ले ले, लेकिन गरीब ना उजाड़े जाएं, आदिवासी अपने स्थानों से ना उजाड़े जाएं। ये हर वो व्यक्ति चाहेगा जो मध्य प्रदेश का भला चाहता है, जो आदिवासियों से प्रेम करता है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, इसे खूब शेयर करो, खूब लाइक करो, कमेंट करो आप इसके ऊपर, और यदि पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो। धन्यवाद।
जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।